मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक। कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में होंगे भव्य कार्यक्रम। सीएम धामी बोले, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा उत्तराखंड, जनहित के फैसलों पर रहेगा फोकस। धामी सरकार के 3 साल पूरे, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले संगठन स्तर पर होगा दायित्वों का वितरण, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा पूरी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सीएम धामी के पास भारी भरकम विभाग, कांग्रेस ने जल्द विस्तार की उठाई मांग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए। मिलेट जो राज्य में और बढ़ावा दिया जाए। पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। इसके अलावा उन्होंने एरोमा एप्पल मिशन, कीवी मिशन के साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जाएं, तमाम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाशपाती, प्लम, माल्टा, नारंगी, आड़ू के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन फसलों को जानवर नुकसान पहुंचाते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर जनसेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने निर्देश दिए। रोशनाबाद स्थित विकास भवन में अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि 23 मार्च को ऋषिकुल में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। 24 से 30 मार्च तक जनपद की प्रत्येक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों की सफलता की कहानियां साझा की जाएंगी। इसके अलावा सांसदों, विधायकों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। स्तर पे और सभी विधानसभाओं में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे और चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें जितने भी विभाग हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित भी किया जाएगा। चिकित्सा शिविर हो गया, उनका भी आयोजन किया जाएगा। आधार कैंप्स हैं वो लगाए जाएंगे और जितने भी हमारे बहुत अच्छा कोई लाभार्थी है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी जो हैं उस दिन प्रेजेंट की जाएंगी। तो सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने हैं जो 24 मार्च से लेकर 30 मार्च में होने हैं और मुख्यालय स्तर पे जो कार्यक्रम होना है वो 23 मार्च को होना है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह ऋषिकेश से हरिद्वार आई हुगली एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर आरपीएफ के जवान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरपीएफ का सिपाही 2015 का भर्ती था। एएसपी रेलवे अरुणा भारती ने बताया कि ऋषिकेश से आई हुगली एक्सप्रेस जब हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गुजर गई तब स्टेशन पर तैनात पुलिस कर्मियों ने आरपीएफ के सिपाही को देखा। जांच में पता चला कि सिपाही अरविंद तोमर 2015 का भर्ती था, जो रतलाम वेस्टर्न रेलवे से हरिद्वार में पोस्टिंग पर आया था। आरपीएफ सिपाही की पत्नी भी आरपीएफ रुड़की में तैनात है। अरविंद तोमर 15 दिन की छुट्टी के बाद 18 मार्च को ड्यूटी पर आया था। शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। नगरी ऋषिकेश से हुगली एक्सप्रेस जब यहाँ से गई तो उसके बाद एक शव वहाँ पर पाया गया। जानकारी के बाद पता चला कि वो आरपीएफ का कांस्टेबल था। इसका नाम अरविंद है और ये इससे पहले रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे रतलाम में तैनात था। ये स्पाउस पोस्टिंग के तहत उत्तराखंड पोस्टिंग आया था हरिद्वार और ये अभी 2015 का ही भर्ती सिपाही था। अभी इनका एक बच्चा भी हुआ था, जिसके बाद ये 24 तारीख को इसने ज्वाइन किया और 15 दिन का पितृत्व अवकाश गया। उसके आने के बाद इसने 18 मार्च को ही ज्वाइन किया था
और अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रीजन है, परंतु सुबह इसका जो है डेड बॉडी इस तरह से ट्रैक से पता चला मिला है। मतलब क्लियर नहीं कर सकते आप क्या मामला है, वो जांच पड़ताल का विषय है, तो इसमें अभी जांच की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। बता दें कि 3 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। लंबे समय से राज्य के अंदर भू कानून की मांग राज्यवासियों द्वारा की जा रही थी। राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप, उनकी अपेक्षा अनुरूप राज्य के अंदर भू कानून भी लागू कर दिया गया है। धर्मांतरण रोकने के लिए, जो कि पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे राज्य की एक अलग पहचान है, आस्था श्रद्धा के कारण लोग हमेशा उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, यहाँ के बारे में विचार करते हैं। तो ये सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून किया है, लागू किया है। ऐसे अनेक और भी डिसीजन हमने लिए हैं और 3 साल हमारे ये उपलब्धियों भरे साल हैं और ये वर्ष हमारे लिए विशेष वर्ष, जहां राज्य सरकार के गठन के 3 साल के कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहीं इस साल हमारा राज्य 25वें साल में भी प्रवेश कर गया है और ये रजत जयंती वर्ष भी हमारे लिए है। हमको और उपलब्धि भरा ये वर्ष बनाना है और पिछली जो हमारी उपलब्धियां हैं उनसे प्रोत्साहन लेकर राज्य को, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुख से निकले हुए सब कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। बता दें, प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व खाली हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विषय पर केंद्र नेतृत्व के समक्ष प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज। ऋषिकेश से भानियावाला के बीच सड़क को 4 लेन किया जाना है। करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। चौड़ीकरण के दौरान करीब 3,300 पेड़ भी कटान की जद में है, जिनकी इन दिनों छटाई कार्य चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान की जद में आने पर पर्यावरणवादियों और लोगों ने बड़ा आक्रोश जताया। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले में अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएंगे।
सरकार की एक बहुत स्पष्ट नीति है जमीन को ट्रांसफर करने की। लैंड ट्रांसफर होने पे जितने जमीन ट्रांसफर की जाती है उसके दो क्राइटेरिया है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट अगर है तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट में जितनी जमीन ट्रांसफर की गई उतनी ही डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन करने का प्राविधान है, और अगर राज्य सरकार को जमीन गई है तो उतनी ही जमीन भारत सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाए। दोनों में बैलेंस बना करके आगे बढ़ना है। विकास को हमारे विकासशील राज्य है, अभी नया राज्य है, इसको विकसित राज्यों की श्रेणी में जाने के लिए निश्चित रूप से अवस्थापना सुविधाएं भी देनी है। तो अवस्थापना सुविधाओं देने के लिए कहीं कहीं पर पेड़ काटने की नौबत भी आती है। आप देखिए सड़कें जो बनती है सैकड़ों पेड़ करते हैं, लेकिन सड़कों को आम आदमी को सुविधा देना, किसी बेचारे आज 70-75 साल आजादी के बाद भी लोग गांव की सड़क से नहीं जुड़े हैं, उनको भी सड़क आए, ये उनकी भी इच्छा है और सरकार की मंशा भी होती है कि सारे लोगों को सड़कों से जोड़े। खानपुर क्षेत्र के कस्बा लंढोरा में कस्बे में रात के समय में सड़कों को रोशन करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। ये लाइटें शोपीस की तरह सिर्फ खंभों पर लटकी हुई हैं। कस्बे के अधिकांश इलाकों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सही नहीं कराए गए, जिसके चलते शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है और स्थानीय लोग अब हादसे की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी को बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी अपने एयर कंडीशनर कमरे से निकलकर कस्बे की समस्या देखने को तैयार नहीं है। जो समस्या है वो बिजली की और पानी की, सड़क की है। जो समस्या है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि जब कोई कार्रवाई करेगा तो अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो मतलब ये कारण क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कारण क्या है? अधिकारी लोगों ने भी मतलब अपना पल्ला झाड़ दिया है। मतलब यहाँ लाइटें खराब हो रही है, सारी लाइटें मतलब बोलनी खराब पड़ी है। ये वाली लाइट जो है खराब हो रही है, अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। काफ़ी दिन से खराब हो रही है दोनों अड्डों की लाइट। और यहाँ पे जो पुलिया है ये भी खराब हो रही है, आधी बनाती आधी नहीं बन पाई अभी तक। बल्कि बहुत बार काट चुके हैं, अब तक नहीं बन पाई आधी। कह रहे थे होली के बाद काम लगेगा, अब जब भी नहीं लगा होली के बाद भी काम। पहले छोटी लाइट लगाई थी इन्होंने, वो बदल दी, फिर बड़ी लगाई है, ये बड़ी भी नहीं जल पा रही है। बागेश्वर जिले में मदिरा की नई दुकानें खोलकर राजस्व बढ़ाने का सरकारी लक्ष्य खटाई में जाता हुआ दिख रहा है। दरअसल 19 मार्च को जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय से 9 नई शराब की दुकानें खोलने की विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन इस विज्ञप्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो गया, जिस पर आम लोगों में विरोध बढ़ गया। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया के मौखिक आदेशों के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र आर्य ने बागेश्वर में खुलने जा रही 9 नई शराब की दुकानों की जारी विज्ञप्ति पत्र को निरस्त कर दिया। जिला आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र आर्य का कहना है कि सरकार से हमें दबाव था कि राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करो। राजस्व की वृद्धि करने के लिए 9 नई दुकानें खोली जा रही थी। जन विरोध को देखते हुए मदिरा की नई दुकानों की विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल से शुरू होना है, तो उसमें 54 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया है जनपद के लिए, जिसमें नवीनीकरण के माध्यम से 30 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। शेष धनराशि जो है 23 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त किया जाना है। उसके लिए नई दुकानों का सृजन किया जाना आवश्यक था, उसके बगैर वो राजस्व प्राप्त होना मुश्किल था। इस वजह से जो 7 दुकानों का प्रस्ताव हमारे द्वारा दिया गया था, तो जो जारी किया गया, लेकिन जनता का विरोध अगर इसमें ज़्यादा हो रहा है तो फिर इस पर जो पुनर्विचार किया जाएगा और इसको निरस्त किया जाएगा। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बेहडेकी गांव में गन्ने के खेत में एक होमगार्ड का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हत्या या आत्महत्या सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। अभी तक मृतक के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली। सूचना मिली थी, जो इमलीखेड़ा हमारा चौकी क्षेत्र है, वहाँ पर एक जली हुई बॉडी किसी खेत में मिली थी। तो हमारे एसएचओ ने उसको विजिट किया, एसओ ने। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वो खेत में आग लगी, आग
वो लगा रहे थे या बुझा रहे थे, किसी काम से वहाँ गए थे। जो व्यक्ति किसी सहारनपुर के किसी थाने में होमगार्ड के तौर पे काम करते हैं। तो अभी चूंकि किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है, लेकिन पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। एक आध परिजन उनके कहीं बाहर रहते तो उनके आने के बाद फिर एग्जैक्ट की क्या उनका कंसर्न है उसके हिसाब से आगे काम। देहरादून नगर निगम कारगी और धोरण क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को मैकेनाइज्ड बना रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए धोरण और करीब 6 करोड़ रुपए कारगी में खर्च होंगे। डोर टू डोर और कूड़ा इकट्ठा किए जाने वाले केंद्रों से करीब 450 टन कूड़ा रोजाना इन निस्तारण केंद्र पर लाया जाता है। इसमें से करीब 300 टन कूड़ा कारगी और बाकी धोरण में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से कूड़ा शीशम बाड़ा भेजने की व्यवस्था है, लेकिन 2-2 दिन तक कूड़ा वहीं पर पड़ा रहता है, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि इन केंद्रों को मैकेनाइज्ड बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 2 माह के भीतर यह सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। देहरादून नगर क्षेत्र में जो कूड़ा इससे पहले मैनुअली ट्रकों के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्लांट तक जाता था, अब उसके लिए 2 नए मैग्नाइज ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रांसफर स्टेशन कारगी में बन रहा है और दूसरा ट्रांसफर स्टेशन धोरण खास में बन रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कूड़ा सीधे मशीनों के माध्यम से कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद कैप्सूल के रूप में जो गाड़ियां होंगी उससे सीधे शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन में जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो कूड़ा सड़क पे खुली जगह पे और जहाँ पे कूड़ा डालने हमारा ट्रांसफर जो स्टेशन है वहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा, और दूसरा जो कॉम्पैक्ट होके जाएगा उससे कहीं इधर उधर कूड़ा गिरने की स्थिति नहीं बनेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए पलटवार किया। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। केंद्र में सहयोगी के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गणेश गोदियाल ने जब स्थानीय निवासियों को अपशब्द कहे, तब नैतिकता कहां चली गई थी। कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से पैसा लेती है, तब शायद उन्हें नैतिकता याद नहीं आती। इसलिए भाजपा को नैतिकता की दुहाई देने के बजाय खुद के गिरेबान में झांक कर और खुद नैतिकता का ज्ञान अर्जित करें। कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है, मजाक उड़ाते हैं। तब नैतिकता की बात कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, तब उत्तराखंड के जो विधायक कांग्रेस के थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, तो बर्बरता हुई, उस पर नैतिकता नहीं दिखाई, केंद्र में अपना समर्थन देते रहे। ये नैतिकता का पाठ और इस प्रकार की बातें कांग्रेस न सिखाए। कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने जवाब दिया है, आईना दिखाया है। आने वाले समय में कांग्रेस का जो हश्र आप इस समय देख रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों ने गांव-गांव के लोगों के नाम नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों की वोटर लिस्ट में चढ़ाए। लेकिन अब लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव में लोगों को नाम काटने का भय दिखाकर 3 दिन में जवाब देने का नोटिस थमाया जा रहा है। इस संबंध में जब मीडिया ने उप जिलाधिकारी बड़कोट से जानना चाहा, तो उनका कहना है कि वोटर का नाम सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, न कि 2-2 जगह। जबकि लोगों का कहना है कि
निकाय तभी बनती है जब नगर की आबादी बढ़ती है, नहीं तो ग्राम पंचायत क्यों नहीं बनाई गई। एक विधायक, सांसद या नेता कई जगह वोट डाल सकते हैं, तो फिर आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। लोगों के नगर पालिकाओं में मकान होने से क्या वोट नहीं डाल सकते। कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। मात्र 3 दिन दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब अंदर 20वीं बिजी है। कल भी लोग आए थे, कल भी नहीं मिल पाए। आप देहरादून से लेकर जो आदमी देहरादून भी वोट किया है, कोई लखनऊ, दिल्ली, सब जगह हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनको हर जगह केवल बड़कोटी में ऐसा क्यों हो रहा है। देहरादून है, ऋषिकेश है, विकास नगर है, कोटद्वार है, सब जगह ये ऐसी कार्रवाई हो रही है क्या कि एक बड़कोट में एक आदमी के कहने से इस तरह से क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती क्या? कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? तो इसमें बिल्कुल जालसाजी लग रही है। नंबर एक बात, एक गांव में बिल्कुल चस्पा चिपकाए गए। ये वार्ड नंबर 7 की मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है, जबकि मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं किया गया। किस बेस पे मुझे नोटिस दिया गया, ये मैं सरकार से या शिकायतकर्ता से जानना चाहता हूँ। माननीय एसडीएम जी इसमें संज्ञान लें और मुझे इसका, जिसने ये शिकायत की है वो मुझे जवाब दें। इसमें सब लोग जानते हैं कि यह तानाशाह है और जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जब तो इनको वोट की जरूरत थी तो इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती लोगों को यहाँ चढ़ाया कि जिनके नाम यहाँ नहीं थे वो पोलिंग बूथ के अंदर कैसे घुस गए। जो यहाँ का न वोटर था न सपोर्टर, वो वहाँ जाता जहाँ का वोटर था। और आज लोगों को जो है परेशान करने के लिए कोई बूढ़े हैं, कोई कुछ है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। लड़ाई लड़ो तो सुलटी लड़ो कि आजकल जो कागज बना के लोग यहाँ से इतना खर्चा भी करेंगे, कितने दिन आ रहे, फिर भी लोग अगर लास्ट में नहीं मिलेगा कुछ नहीं तो निराश होंगे। बहुत सारे नाम दिए गए थे कि इनके नाम नगर पालिका में भी शामिल है और अमुक ग्राम सभा में शामिल है। उसकी जांच कराई गई है और रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी गई। उत्तराखंड में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौट चुके हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार जल्द हो सकता है। मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली होने से भाजपा के कई विधायक इस दौड़ में हैं। यह भी तय माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का भी पार्टी ख्याल रखेगी। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट चुके हैं और क्या कुछ इस दौरान वहां पर चर्चा हुई है वो सरकार और संगठन ही जाने। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार उत्तराखंड में होना है उसको लेकर के फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो काफी तेजी से चल रही हैं। और यहाँ पर बात करें तो जो विधायक भी इस दौरान दिल्ली जो है लगातार दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की, तो जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा दिया है तो उसके बाद जो वर्कलोड है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बढ़ गया है। तो अब ऐसे में देखा जा सकता है कि जो युवा विधायक हैं, विधायकों की अगर बात करें तो जो युवा विधायक हैं, विधायक इस दौरान अपने आप को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से लगातार विधायक डेरा डाले हुए हैं तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो उत्तराखंड में हो पाएगा। देहरादून से इंडिया 24 के लिए विनय। आगामी 23 मार्च को उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी के साथ सरकार की नई योजनाओं और कई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन करने जा रही है। इसके अलावा आगामी 23 मार्च से 30 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की कार्य योजना भी बनाई गई। इसके अलावा आगामी 23 मार्च से 30 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की कार्य योजना भी बनाई गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 सालों में उत्तराखंड ने काफी लंबा समय तय किया और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रदेश के खाते में आई हैं। आज चिकित्सा शिविर है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 मार्च को देहरादून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विकासखंड मुख्यालयों पर 3 वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में और देहरादून के कार्यक्रम में रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।